नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 9वीं वीडियो है। अगर आप गणित के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। देखिए, बच्चे को स्थानीय मान बताना है और स्थानीय मान बच्चे को कैसे बताया जा रहा है, मूर्त सामग्री से जोड़ करके और समूहीकरण करके। तो इसके संबंध में क्या उद्देश्य होगा इस सभी मूर्त और समूहीकरण क्रियाकलाप का। तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करना। केवल छात्रों को प्रेरित करने के लिए नहीं किया गया है। देखिए, उत्तम प्रेरक कौशल यानी कि जिस प्रकार से कैटलिस्ट जो होता है वो जो क्रिया की गति को बढ़ा देता है, उसी संबंध में ये इंटरनल मोटिवेशन और मोटिवेशन से संबंधित है। तो केवल मोटिवेशन गति इस मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप से नहीं आएगा, और भी चीज़ें हो सकती थी बच्चे को मोटिवेट करने के संदर्भ में। केवल ये मोटिवेशन के लिए नहीं किया गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, यह दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करता है। देखिए, ये तो पॉजिटिव है कि दैनिक जीवन से जोड़ करके बताने की बात की जा रही है, लेकिन केवल समूह बताने तक सीमित है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है बच्चे को स्थानीय मान बताने के संदर्भ में। इस वजह से ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर समूह तो बनाया जा रहा है, लेकिन उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा इसके बारे में चर्चा नहीं की गई थी, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करता है। ये कहीं से भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन नहीं है, कहीं से भी आकृतियों की बात नहीं की गई है प्रश्न में, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक एक इकाई की 10 वस्तु है, एक एक इकाई की 10 वस्तु है, और इसी प्रकार से 10-10 के इकाई मिला करके मान लीजिए टोटल 10 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एक इकाई है और ये एक मिलकर के पूरा दहाई है और ये 10 मिलकर के पूरा एक सैकड़ा है। यानी कि इस प्रकार से ग्रुप में बना करके उसी की बात की गई है समूहीकरण के माध्यम से और विनिमय के माध्यम से। विनिमय कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक इकाई अगर 10 मिल जाए तो ये एक दहाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक दहाई अगर 10 दहाई मिल जाए तो वो एक सैकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को तो एक्सचेंज बोलते हैं, यानी विनिमय। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का क्या कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का, मान लीजिए पहली पूर्ण संख्या मैं 2 मान ले रहा हूं, दूसरी पूर्ण संख्या मैं 3 मान ले रहा हूं, तो इनका योग जो होगा वो 5 मिलेगा, वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो यह योग का कौन सा नियम कहलाता है। पहला दिया गया है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम नहीं है, क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि अगर 2 + 3 को अगर मैं 3 + 2 यानी क्रम बदल दूं तो इन दोनों का मान बिल्कुल बराबर आएगा। तो ये क्रम विनिमय नहीं है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तत्समक गुण कहा जा रहा है, तो मान लीजिए कोई एक भिन्न है 2/3, तो इसका तत्समक गुण क्या हो जाता है, गुणात्मक तत्समक क्या हो जाता है 3/2, यानी कि इन दोनों का गुणनफल हमेशा 1 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक वो संख्या होती है जिसका गुणा करने पर हमेशा 1 आता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर बात नहीं की गई है। चौथा देखिए, योगात्मक गुण योज्य तत्समक कहा जा रहा है, तो ये भी योगात्मक गुण नहीं है, योग्य तत्समक नहीं है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, संवरक गुण। संवरक गुण ये बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैन हिल के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यानी कि वैन हिल के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार से ज्यामितियों को देख करके चिंतन के माध्यम से सीख रहे होते हैं। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि इनके अधिगम के लिए महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, ऐसा क्यों। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यह टेनग्राम पहेलियों को हल करने के लिए बच्चे की सहायता करता है। तो ये प्रश्न पहेलियों से संबंधित नहीं है, यहाँ पर ज्यामिति चिंतन की बात की जा रही है, ज्यामिति को सीखने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह बच्चे को ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। कभी भी आपका नंबर की बात की जाए, अगर परीक्षा में अच्छे अंक पाना, परीक्षा में कम अंक पाना, तो वो वाला विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना अभ्यास के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, ना कि अच्छे
अंक पाना या फिर कम अंक पाना। तो अंक जहां पर भी दिखे वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। रटना, याद करना, स्मरण, ये सभी वर्ड्स हमेशा निगेटिव होते हैं क्योंकि एनसीएफ 2005 इनको निगेटिव मानता है। और ये कहा जाता है कि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करता है, ना कि स्मरण करता है। इस वजह से यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यह आकृतियों के विश्लेषण दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने के आधार हैं। जाहिर सी बात है, अब जो इमेजेस हैं, जो ज्योमेट्री है, उसको देख करके बच्चा विश्लेषण करेगा, तभी तो उसके बारे में जान पाएगा कि हाँ ये कौन सी आकृति है, क्या है। तो ये विश्लेषण करना और उसके बारे में देख करके विश्लेषण करना, चिंतन करना, ये सब क्या है, ये संपूर्ण चिंतन ही तो है। तो यही हमसे बोला गया था कि प्रथम महत्वपूर्ण पद जो होता है वो संपूर्ण चिंतन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही तरीके से व्याख्या करता है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक हो गया और इसकी सबसे बड़ी संख्या हमको बनाना है। लेकिन यहाँ पर शर्त एक ये रख दिया गया टीचर के द्वारा कि उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। यानी 5 के स्थान पर यह कंफर्म हो गया कि इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 9, 9 और 9 ये हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे का उत्तर बिल्कुल सेम आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस जो दी गई हैं उसके अनुसार केवल यही एकमात्र उत्तर हो सकता है, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बोला गया है और यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है कि इकाई के स्थान पर केवल 5 हो सकता है। तो यही एकमात्र उत्तर होगा। यानी कि ये कैसा प्रश्न है, ये बंद सिरे वाला प्रश्न है और इसी को एक और नाम से जानते हैं, नियतकालिक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। दशमलव संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा इस चारों में से विकल्प सही है, एप्रोप्रिएट है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राफ पेपर। कैसे, ध्यान से समझिएगा कि बचपन में हम लोग बहुत ग्राफ पेपर का यूज किए हुए हैं। इसमें देखिए ये बड़े बड़े खानों में इस प्रकार से बटा होता था, इस प्रकार से, ठीक है। और इसको, ये जो एक खाना है इसको 10 छोटे छोटे भागों में इस प्रकार से बांटा गया रहता था, ठीक है। 10 छोटे छोटे भागों में, मान लीजिए ये 10 खाने हो गए। इसी प्रकार से अगला भी 10 खानों में बटा होता था इस प्रकार से, और ये भी ऊर्ध्वाधर भी 10-10 खाने में बटे होते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बच्चे को अगर मान लीजिए कि 1.2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक बड़ा खाना था, तो ये पूरा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक बड़ा खाना है तो ये अगले 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो गया टोटल। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब बच्चे को 1.2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 था, तो 1 हम इसको ले लेंगे और इसमें से जो 10 भाग थे इसमें से अगर मैं ये वाला भाग ले लूँ तो ये पूरा कितने भाग को दिखाएगा, 0.2, क्योंकि पूरा 10 भाग था और 10 में से केवल 2 ही खाने को मैंने लिया है, 10 में से केवल 2 ही खाने को लिया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0.2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 ये और 0.2 ये इन दोनों को मिला करके 1.2, यानी कि ग्राफ पेपर के माध्यम से बच्चे को सबसे अच्छे तरीके से दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना सिखाया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन उचित है। पहला दिया गया, गणितीय समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्यपुस्तक में दी गई कलन विधि द्वारा करना चाहिए। यानी कि जो पाठ्यपुस्तक, जो किताब में प्रोसेस दिया गया है उसी के माध्यम से केवल प्रश्न को सॉल्व करने की बात कर रहा है। इससे बच्चा बिल्कुल डम हो जाएगा क्योंकि बच्चा कुछ भी अपना मौलिक विचार यूज नहीं कर रहा है, कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज नहीं कर रहा है। यानी कि बच्चा बाध्य है कि वो केवल एक ही विधि से प्रयोग करेगा। अगर बच्चे का इस प्रकार से चिंतन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा क्योंकि कोई भी अल्टरनेट प्रोसेस वो खोज नहीं रहा होगा, सोच नहीं रहा होगा। केवल जो विधि दी गई है पुस्तक में बस उसको एक तरीके से रिपीट करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है क्योंकि इससे बच्चा क्रिएटिव नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणाओं के बारे में, तो केवल एकमात्र एक ही, यही, ये जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं। केवल आने की वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणित के प्रश्नों समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। जाहिर सी बात है, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इसको बोलते हैं कि इस प्रश्न को कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चा अपने अंदर अल्टरनेट प्रोसेस को आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से नए नए प्रोसेस को जान सकता है, खोज सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कि केवल सी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 3 में दिया गया केवल सी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बस संख्या 405 स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक बस का नंबर दिया गया 405 और ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए,
जैसे मेरा नाम नीरज है, आपका भी नाम कुछ होगा, राहुल, श्याम, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप के एक विशेष नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि मैं जाना जाता हूं मेरे नाम से, नीरज के नाम से, ठीक है। कोई मुझे नीरज बुलाएगा तो मैं पीछे पलट करके देखूंगा कि हाँ मुझे कोई बुला रहा है। इसी प्रकार से बस को भी एक नाम दिया गया है कि बस नंबर 405, यानी कि ये स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है, तो ये बस का नामीकरण है, बस का नाम दिया गया है 405, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपका नाम होता है उसी प्रकार से बस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नामिक या फिर अंकित संख्या का उदाहरण है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है, क्यों? यानी कि ये पूछा जा रहा है कि जो बच्चों के द्वारा त्रुटियां की जाती हैं वो अधिगम यानी कि सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया है कि असत्य है क्योंकि अधिगम में विशुद्धता चाहिए, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अधिगम में बिल्कुल भी त्रुटि बच्चे ना करें, इस वजह से ये कहना कि अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है, ये गलत बताया गया, जो कि विकल्प निगेटिव है। क्यों? देखिए, कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जिसके माध्यम से ये बताया गया कि बच्चे अपने त्रुटियों के भी माध्यम से सीख रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रयास किया लेकिन आप उस काम में असफल रह गए, यानी कि त्रुटि आपसे हो गया, वो काम आप नहीं सीख पाए। जैसे कि मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाए, यानी कि असफल हो गए, ये एक त्रुटि कहा जाएगा। तो क्या इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ? आपने प्रयास जरूर किया था उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के संदर्भ में, भले ही आप असफल हो गए, फिर भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि अगली बार जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वो गलती जो कि इस परीक्षा में आपने किया था वो नहीं दोहरा रहे होंगे। यानी क्यों? यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ आपके प्रयास की वजह से। अधिगम का पार्ट, अधिगम तो इसी को ही कहते हैं कि आपके प्रयास के माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। भले ही आप असफल हो गए, फिर भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि अब भविष्य में मैं इस प्रकार की गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। तो यानी कि गलतियां भी हमें सिखाती हैं। इस वजह से ये कहना कि अधिगम पूरी तरीके से शुद्धता पर आधारित है, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, ये सहज यानी कि एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस होता है। बच्चे गलती करेंगे ही, जब प्रयास करेगा तो गलती होगा ही होगा, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, सत्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्र अधिगम नहीं कर रहे हैं क्योंकि गणित अध्यापक कुशल नहीं है। यह विकल्प निगेटिव है। देखिए, बच्चे अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो इसका कतई भी मतलब ये नहीं कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब प्रयास करेंगे तो गलती होगा ही होगा। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, असत्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सत्य है क्योंकि यह शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्ण रूप से संबंधित करें। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिसमें से 40 बच्चे अगर वही गलती को रिपीट कर रहे हैं, तो कम से कम टीचर को ये फीडबैक मिलेगा कि जो शिक्षण विधि वो अपना रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कमी हो, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, जो कक्षा में छात्र हैं, वो गलती कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर उसके शिक्षण विधि में बदलाव करने की आवश्यकता है। ये शिक्षक को फीडबैक मिलेगा उन बच्चों के द्वारा की जा रही गलतियों के माध्यम से। और अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आज कक्षा में पढ़ाया गया और अगले दिन जब उसकी परीक्षा ली जा रही है, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए या फिर नहीं हल कर पा रहा प्रश्नों को, तो कम से कम उसको भी फीडबैक मिलेगा कि हाँ, मैंने सही तरीके से अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। इस वजह से ये दोनों के लिए विश्लेषण का पार्ट है, दोनों के विश्लेषण को मौका देता है और उनको प्रभाव रूप से संबंधित करने का मौका देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा उच्चतर उद्देश्य है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पूछा गया, ठीक है। चलिए, गणित का जो उच्चतर उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में कर पाएं। दैनिक जीवन में कैसे? जैसे कि कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा है, अपने पढ़ाई जब पूरी करके दैनिक जीवन में जाएगा तो कुछ भी व्यवसाय कर रहा होगा तो वो गणितीय तौर पर सोच पाए या फिर कोई भी कैलकुलेशन उसको मैथमेटिकली वो चीज़ों को हैंडल कर पाए, ठीक है। यही इसका उच्चतर उद्देश्य होता है, यानी कि गणित की संकल्पनाओं को दैनिक जीवन में उपयोग करना। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि गणित की समस्याएं हल करने में बच्चे को प्रवीण बनाना। तो जिंदगी भर जो बच्चा है, जिंदगी भर अपना 60 साल जब हो जाएगा तो वो गणित की समस्या को हल नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसका उपयोग दैनिक जीवन में कर रहा होगा। तो यहाँ केवल गणित की समस्या तक सीमित बताया गया, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना जो कि देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे। तो केवल रोजगार पाना इसका उद्देश्य नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि देखिए, देश भर में 2 से 3% सरकारी नौकरी है
और प्राइवेट में भी इसी प्रकार से लिमिटेशंस हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी लोग रोजगार से जुड़े? पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा अगर अपना भी कुछ रोजगार करता है, कुछ अपना भी बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस में वो मैथमेटिकली चीज़ों को सोच पाए, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर केवल क्या बोला जा रहा है कि उन्हें रोजगार वाला वयस्क बनाना, केवल नौकरी के लिए तैयार करना, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, किस प्रकार से उसको दैनिक जीवन में उपयोग किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर केवल ज्ञान विकसित करने की बात की जा रही थी, इस वजह से निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उन्हें आंतरिक संसाधनों का विकास करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गणितीकरण करना यानी कि बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लाने की बात की जा रही है, यानी बच्चा अपने दैनिक जीवन में गणितीय विचारों के माध्यम से सोच पा रहा होगा। तो ये विकल्प सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं, मतलब कि उसने अपना एक अवधारणा बताया कि लड़कियां जो होती हैं वो गणित में अच्छी होती है लड़कों की अपेक्षा। इस दावे के लिए उसे निम्न में से किन आंकड़ों का सहायता लेना होगा? ठीक है, चलिए, यानी कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि लड़कियां अच्छी होती है लड़कों से गणित में, तो जब इसको प्रूफ करना होगा तो किन आंकड़ों का वो सहायता ले सकता है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। पहला दिया गया है, समुदाय के अनेकानेक व्यक्तियों की राय। तो समुदाय में ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्ति जो है वो कितने लोगों से राय ले सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 20-50। तो हम लोग ये 20-50 लोगों के आंकड़ों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलर उस समुदाय में, हो सकता है कि जहां वो रहता हो व्यक्ति, उस पर्टिकुलर समुदाय में वहां की लड़कियां गणित में अच्छी हों लड़कों से, लेकिन ये पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक समुदाय की केवल बात की गई है, पूरे समाज की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के और लड़कियों द्वारा प्राप्तांक की तुलना करना। तो यहां पर देखिए, केवल एक कक्षा में अगर परीक्षा ले लिया गया, ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे होंगे, तो 50 बच्चों के आधार पर हम पूरा एक अवधारणा नहीं बना सकते कि लड़कियां ही गणित में तेज हैं। ठीक है, इस वजह से यह भी विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव। अब जो व्यक्ति है उसी के पूर्व अनुभव की बात की जा रही है घर और विद्यालय में। तो यहां पर जब वो पहले से मान रहा है कि लड़कियां गणित में तेज हैं, लड़के कमजोर हैं, तो जब वो पहले से मान रहा है तो उसके पूर्व अनुभव को ही वो आधार बनाएगा, यानी कि जो चीज प्रूफ करने की बात की जा रही है उसी को आधार बनाने की बात की जा रही है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है। जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गणित क्या है, तो आप गणित का ही सहारा लेकर के गणित का परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये विकल्प निगेटिव है। जो व्यक्ति पहले से मान रहा है कि लड़कियां तेज हैं, अब उसी के पूर्व अनुभव को आधार बनाते हुए वो तर्क दे रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है, जो मानता है वही तो तर्क देगा। तो ये विकल्प निगेटिव था, क्योंकि हमें ऐसा विकल्प चुनना है जो कि साइंटिफिकली ये प्रूफ कर पाए आंकड़ों के माध्यम से कि हाँ लड़कियां तेज होती हैं, इसका क्या कारण है, ये अगर बात की जाए तो वो विकल्प सही होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन, यानी कि जो जेंडर के बारे में, यानी कि लड़के और लड़कियों के बारे में गणित के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययन किया जाए, कि जैसे कि केवल एक 50 बच्चों की नहीं बात हो रही है यहाँ पर, और एक पर्टिकुलर समुदाय की भी बात नहीं हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में जेंडर के आधार पर गणित के क्षेत्र में ये शोध किया जाए, ये रिसर्च किया जाए कि कितनी लड़कियां और कितने लड़के कितना आगे तक बढ़ चुके हैं, कितना सफल हुए हैं गणित के क्षेत्र में। तो ये एक साइंटिफिक प्रूफ होगा इस व्यक्ति के बात को सिद्ध करने में कि लड़कियां लड़कों से की अपेक्षा गणित में अच्छी होती हैं। तो ये इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा और यही इसका सटीक जवाब है। दोस्तों, गणित पेडागोजी के प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप गणित के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर, अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।